हाय स्टूडेंट्स, एडिशन क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, पिछली वीडियो में हमने जान लिया था विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं थोड़ा सा पॉइंट, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है। क्या क्या सीमाएं हैं इसकी, वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भाई समझ के चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात मैं करूँ, क्या भाई विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत जो है हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश की विशेषताएं जैसे व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या करता है, परंतु यह सिद्धांत निम्न तथ्यों को नहीं समझा सका। अब यहाँ पर दो टर्म्स हमारे आए हैं बेटे, व्यतिकरण और विवर्तन, ठीक है। दोनों फिजिक्स के पॉइंट है, लेकिन हम यहाँ पर ही से समझ के चलेंगे। लेकिन अभी आगे हम समझेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी नोट में। फिलहाल में आगे समझते हैं क्या कह रहा है। पहला टर्म्स कहता है क्रमपिंड से विकिरण का उत्सर्जन, अर्थात कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या नहीं करता, यह इसको नहीं समझाता। सेकेंड टर्म्स हाइड्रोजन के संबंध में परमाणुओं का रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं करता, और किसको नहीं बता सका, ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। इन चार टर्म्स की क्या नहीं कर पाया, ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो सबसे पहली बात हम लोग समझ लेते हैं क्या कि ये हमारा क्या है, क्या भाई विवर्तन क्या है। तो ध्यान देंगे, विवर्तन का मतलब होता है किसी बाधा के आसपास तरंग के मुड़ने को क्या कहते हैं, विवर्तन कैसे कहते हैं, ठीक है। कैसे भाई, देखो मान लो यहाँ पर कोई सोर्सेज है और इससे ये प्रकाश जा रहा है, तो इस प्रकाश के सामने ये क्या है हमारा, बाधा मतलब अवरोध है। क्या है ये, अवरोध। तो अवरोध के आने पर तरंग क्या हो जाती है हमारी, इस तरह से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, विवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टर्म्स, जब समान आवर्ती के दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। कैसे भाई, समझते चलते हैं इसको भी। मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से एक किरण जा रही है और ये इससे, इसको मैं प्राथमिक किरण मानूं तो दूसरी किरण ये जा रही है यहाँ से, तीसरी किरण आकर कहाँ, ठीक है। तो जब यहाँ पर अध्यारोपण होगा तो क्या होगा, यहाँ पर भैया प्रकाश की तीव्रता में क्या जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, हम व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ कि विवर्तन में क्या होता है, किरणें अलग अलग मुड़ जाती हैं, और व्यतिकरण में क्या होता है, एक ही स्थान पर अध्यारोपित होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। तो अगला टर्म्स हमारा नोट में ये कहता है, ये सभी तथ्य है तभी समझाए जा सकते हैं जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कण प्रकृति को भी माना जाए। कण का मतलब है पार्टिकल्स की तरह। चलो भाई, इसे भी हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, ठीक है ना, कृष्णिका विकिरण क्या है, ठीक है। तो कृष्णिका विकिरण को हम समझेंगे पहले इसके माध्यम से। मान लो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर क्या है, ये कोयला है, कोयला में कोई आयरन तप रहा है, आयरन तप रहा है मतलब लोहा, और उसके अंदर से क्या हो रहा है, ये रेडिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, रेडिएशन हो रहा है। या इधर ध्यान दो, ये रेडिएशन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उससे क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, मतलब रेडिएशन होता है। और रेडिएशन जो डिपेंड करता है वो ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना। किस पर निर्भर करता है भैया, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यदि मैं बात करूं आयरन की, आयरन को जब एक लोहार गर्म करता है, पहले वो क्या होता है, हल्का रेड होता है, फिर धीरे धीरे कैसा होने लगता है, वो ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेड और ब्लू में जो रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है।
ठीक है ना। रेड में कम विकिरण होता है तो लेकिन ब्लू में विकिरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार से जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तब उससे विस्तृत परास वाले तरंगदैर्घ्यों के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, अर्थात विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के विकिरण की तीव्रता वस्तुओं के ताप पर निर्भर करती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जितना ताप कम होगा उतना विकिरण कम होगा, और ताप जितना बढ़ता जाएगा विकिरण उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से समझना है ये कि एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, आदर्श कृष्णिका कहलाता है, ठीक है। तथा इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को क्या कहते हैं, हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में उसने बता दिया कि हर प्रकार की आवृत्ति के किसको भैया, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा और क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है ना। जैसे उत्सर्जित करेगा ऐसे ही क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नोट में ये बताता है कि वास्तव में ऐसा कोई पिंड नहीं होता। कार्बन ब्लैक लगभग कृष्णिका के बहुत समान होता है। कौन भैया, कार्बन ब्लैक, ठीक है। ये क्या होता है, लगभग क्या होता है कृष्णिका के समान होता है, मतलब कृष्णिका का एक अच्छा भौतिक सन्निकटन सूक्ष्म छिद्रयुक्त एक गुहा होती है। कैसी, देखो जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये कार्बन ब्लैक है, इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा, इसकी जो कॉपर स्पेयर है चारों तरफ से बनी है ब्राउन कलर की, इसके अंदर क्या है, ब्लैक बॉडी बनी है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रेडिएशन इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही होता है तो आप लोग को दिख रहा होगा रेडिएशन होता हुआ इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे टकरा रहा है, ठीक है ना, टकरा रहा है। तो टकराने के बाद होता क्या है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई रेडिएशन इसके अंदर एंटर कर जाता है तो उसमें केवल घुसने के लिए एक ही क्या होती है, गुहा होती है, उससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता या छिद्र नहीं होता। इसमें क्या होती रहेगी भैया, इसके अंदर ही क्या होती रहेगी, ये परावर्तित होती रहेगी, इस तरह से क्या होती रहेगी भैया, परावर्तित होती रहेगी, और अंत में क्या होगा, इसको कौन भैया, इसकी गुहा क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया कार्बन ब्लैक के बारे में, तो जिसमें एक छिद्र के अलावा अन्य कोई द्वार नहीं होता। गुहा में छिद्र से प्रवेश करने वाली कोई भी किरण गुहा के भीतर दीवारों से परावर्तित होती रहती है और अंत में गुहा की दीवार द्वारा अवशोषित हो जाती है, ठीक है। तो कृष्णिका अपने परिवेश के साथ तापीय साम्य में होती है। मतलब तापीय साम्य का मतलब होता है जितना, मतलब कि कहने का मतलब यह है, यह दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में इतनी ऊर्जा विसरित करती है जितनी उसने परिवेश से अवशोषित की, तभी तो वो काय में है, साम्य में है, ठीक है ना। जितनी वो क्या करेगा भैया, यहाँ से ऊर्जा अवशोषित करेगा, क्या करेगा भैया, अवशोषित करेगा, उतनी ही क्या करेगा ये उत्सर्जित, या मैं कहूँ विसरित करेगा, ठीक है बेटा, क्या करेगा, विसरित करेगा, ठीक है ना। तो साम्य में हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर एक ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से आप लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर विकिरण की तीव्रता और किसके बीच में भैया, तरंगदैर्घ्य के बीच में ग्राफ खींचा गया है। मैं दो टेम्परेचर की अलग अलग बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, मैं T2 टेम्परेचर पर क्या करता हूँ, इधर को तरंगदैर्घ्य बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही वेवलेंथ बढ़ती है वैसी वैसी क्या होता जा रहा है भैया, ऊपर को ग्राफ मेरा ऊपर को उठता जा रहा है, उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। तो होता क्या है, एक माध्यम ऐसा आता है, मैं यहाँ से डालूँ एक, ये एक विशेष तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है, विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है। यदि तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता जाएगा भैया, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो मेरे विकिरण की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। सेम ऐसे ही दूसरे टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर को मैंने क्या किया है, कम किया है, तो एक कम टेम्परेचर पर देख रहा हूँ T1 पॉइंट पर क्या होता है, जैसे ही मैं क्या करता हूँ तरंगदैर्घ्य को इंक्रीज करता हूँ, तो ऐसे ही एक पॉइंट पर जाकर मेरी क्या भैया मैक्सिमम हो जाती है, क्या प्रकाश की विकिरण की तीव्रता क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद वेवलेंथ बढ़ने पर क्या होता है, विकिरण की तीव्रता घटती है, ठीक है। तो कॉमन दिए गए ताप पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से बढ़ती है। एक निश्चित तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता क्या होती है भैया, अधिकतम होती है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ विकिरण की तीव्रता घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब पॉइंट हमारा यह आ जाता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक है ना, व्याख्या नहीं की जा सकी, ठीक है। अब जब नहीं की जा सकी, तो प्लांक ने जब विकिरण के बारे में बताया,
तो अब आया क्या भैया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्या आया भैया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो चलिए भाई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में हम समझते हैं, अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण के कण प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बल्ब है और एक बल्ब से क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। तो आप लोग जब बल्ब जलाते हैं तो आपको लगता है कि रेडिएशन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूअस है। कैसा है भैया, कंटिन्यूअस है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है इतनी तीव्रता से आ रहा है, मतलब कि एक फोटॉन के ऊपर दूसरा फोटोन इतनी तीव्रता से गिर रहा है कि हमको लग रहा है कैसा है भैया, ये सतत है, कैसा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन प्लांक क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांक कहते हैं किसी भी, किससे भैया, गर्म पिंड से या वस्तु से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो किसके रूप में होता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है, न कि कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कौन कहते हैं भैया, प्लांक कहते हैं। तो मैंने बताया ना, उनके कहने का मतलब यही है कि एक पैकेट पर दूसरा पैकेट जो है, या एक फोटोन पर दूसरा फोटोन इतनी तीव्रता से गिरता है कि हमारी आंखें देखने से ऐसे लगता है हमारी आंखों को जैसे कि वो सतत हो। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, इस सिद्धांत को मैक्स प्लांक ने 1901 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से नहीं होता, परंतु ऊर्जा का स्थानांतरण छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं, और ऊर्जा के पैकेट को क्वांटम कहा जाता है तथा प्रकाश के पैकेट को फोटोन कहा जाता है। देखो भाई, मैंने अभी बताया था आपको। चलिए, कॉमन क्या है, विकिरण की जो ऊर्जा है ई, वो आवर्ती मतलब न्यू के क्या होती है, नी से किस प्रकार से संबंधित होती है, वही हमें समझना है। तो ई इजकल टू किसके होती है, एच न्यू के होती है, जबकि हम जानते हैं न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा के। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, ई इजकल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, चलिए, ई का हमें पता है यहाँ पर क्या है, ई फोटोन ऊर्जा क्या है, यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा है, तथा विकिरण की आवृत्ति के क्या होती है, यहाँ पर समानुपाती होती है। ठीक है, एच क्या है, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, और सी प्रकाश का वेग है। ठीक है, चलिए, अब ये टर्म्स हमें समझ के चलना है कि जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा होती है वो एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू आदि हो सकती है। ठीक है ना, एच न्यू हो सकती है। एच न्यू से कम ऊर्जा न तो अवशोषित हो सकती है और न ही उत्सर्जित हो सकती है। मतलब इसका मतलब यहाँ समझ में आएगा नोट के अंदर कि मतलब ऊर्जा का मान कभी भी भिन्नात्मक, जैसे कि 1.5 एच न्यू, 2.7 एच न्यू, 5.2 एच न्यू आदि नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो एच न्यू एक क्वांटम ऊर्जा है। क्या है भैया, एच न्यू एक क्वांटम ऊर्जा है, और 2H न्यू दो क्वांटम ऊर्जा के बराबर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है टर्म्स नोट में, मान लो ये हमारी क्या है, सीढ़ियाँ है। क्या है भैया, सीढ़ियाँ। तो इसके लिए कह रहा है ये, क्वांटीकरण की तुलना सीढ़ियों पर खड़े होने से की गई है। कोई भी व्यक्ति सीढ़ियों के किसी भी पायदान पर खड़ा हो सकता है, परंतु उसके लिए सीढ़ी के दो पायदानों के बीच में खड़ा होना संभव नहीं है, मतलब ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ऊर्जा का मान उपरोक्त समुच्चय में से कोई भी हो सकता है, परंतु इन मानों के बीच में कोई मान नहीं हो सकता। लाइक दिस, जैसे कि ये कि मान हो सकता है एच न्यू हो सकता है, 2H न्यू हो सकता है, 3H न्यू हो सकता है, बट इनके बीच में 1.5 एच न्यू, 2.7 एच न्यू या 5.2 एच न्यू नहीं हो सकता। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये तो हमने यहाँ से पढ़ा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उसके बाद जानेंगे अब हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा और वर्क भी अपना अच्छे से तैयार करते रहिएगा, ताकि मैं आपकी यहाँ से 11th क्लास की केमिस्ट्री अच्छी करा दूँ। ठीक है, चलिए।